हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज़ आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 27 डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम क्या देखने वाले हैं आपके ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स। ओके, अब तक हम क्या देख चुके थे कि जो इंडियन आर्टिशंस थे, यानी कि जो इंडियन कलाकार थे, जो आपके बुनकर हो गए, ठीक है ना, पोइट्री डिज़ाइनर हो गए, जो भी छोटे मोटे कलाकार थे वो सारे के सारे खपाते किससे, ब्रिटिश से। ठीक है ना, खफा के बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा क्या, आपके जो मुस्लिम थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे। वो क्यों? क्योंकि इन लोगों की नौकरी छीन ली गई थी। कैसे कैसे? जो आपके कलाकार थे, ठीक है ना, जो आपके आर्टिशियंस थे, उनकी नौकरी कैसे छीन ली? जब यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई। ठीक है, जब आप यहाँ ब्रिटिशों के यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई। फैक्ट्रीज आने के बाद में क्या हुआ, जो एक बुनकर था, ठीक है ना, जो कलाकार जो कपड़े बुनता था, हाथ से बुनाई करता था, ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज के आने के बाद में वो कपड़ा किससे बुनने लगा? फैक्ट्री से बुन के आने लगा। उसमें क्या आने लगी? सफाई आने लग गई, सफाई आने लग गई। ठीक है ना, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो कपड़ा यहाँ से बुन करके आने लगा और वो कम दामों में इनको मिलता था। ठीक है ना, किस पे? लेस प्राइस पे मिलता था। अब यहाँ पे जब वो हाथ से मेहनत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही, लेकिन वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखेंगे लोग। तो कुल मिलाकर के ये है कि कलाकार की जो जॉब थी, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी फैक्ट्रीज आने के बाद में। और फैक्ट्रीज को लेकर के आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है ना, तो कलाकार जो है वो किसके ऊपर गुस्सा होगा? वो ब्रिटिशों के ऊपर होगा। डेफिनेट सी बात है, वो ब्रिटिशों के ऊपर होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स की गुस्सा हुए थे। एक तो कलाकार हो गए आपके। अब मुस्लिम्स भाई, मैंने अभी आपको पिछली क्लास में एक्ट्स पढ़ाए हैं, उसमें क्या था कि जो इंग्लिश थी उसको क्या किया गया था? पर्शियन की जगह पे, ठीक है ना, पर्शियन की जगह पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। किसको? इंग्लिश को। अब इंग्लिश को जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे तो उस टाइम पे क्या थे, जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको पर्शियन बहुत अच्छी आती थी। ठीक है, तो वो जितनी भी उनकी जॉब थी, जितनी भी उनकी पोजीशंस थी अच्छी, बड़ी बड़ी पोजीशंस, वो किस बेस पे थी? क्योंकि उनको पर्शियन बहुत अच्छी आती थी, वो उसी भाषा में काम करते थे। लेकिन अब जो दस्तावेज है, अब जो लैंग्वेज है वहाँ की, वो क्या है? वो इंग्लिश है। और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की अब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जितने भी मुस्लिम्स हैं अच्छी पोजीशन पर, वो इंग्लिश सीखेंगे क्या? तो इस वजह से उनकी क्या होगी? वो जॉब लॉस हो गई और मुस्लिम्स बहुत पूरी तरीके से गुस्सा आ गए। किसके ऊपर? अगेन ब्रिटिशों के ऊपर। तो कलाकार मुस्लिम्स दोनों के दोनों अब इसमें आ चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रही थी जिसकी वजह से क्या आपका, देखिए हम धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? आपके 1857 के रिवोल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, 1857 की क्रांति की ओर। अब 1857 की क्रांति के पीछे के जो रीजंस हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, कलाकार हो गया, मुस्लिम हो गया, इनके रीज़न में हमने जान लिए। इसके अलावा और क्या रीजंस थे? ठीक है ना, इनके अलावा और क्या रीजंस है वही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कि देखिए, जब आपने देख लिया था, जब आपने देखा था क्या कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? अब समय समय पर क्या लेकर के आई थी? देखिए, एक्ट लाना शुरू कर दिया था उसने। हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, पिट्स इंडिया एक्ट देखा, उसके बाद में हमने कुछ एक्ट्स देखे। ठीक है ना, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो क्या लेके आ रही है? एक्ट्स लेके आ रही है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एक्ट लाने के बाद में वो उन्हीं एक्ट के साथ साथ में किसकी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और अपनी पावर को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपकी? और इसके साथ साथ में कुछ रिफॉर्म्स हैं जो वो लेकर के आ रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, और चाहे वो आपके और चीज़ों से रिलेटेड हो। वही आज हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या क्या रिफॉर्म्स थे, क्या क्या बदलाव थे, क्या क्या पॉलिसीज थी और उनका क्या इफेक्ट पड़ा। और इफेक्ट पड़ने के बाद में वो सब लोग जो परेशान हाल थे वो 1857 के रिवोल्ट में कैसे शामिल हो गए। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना, थोड़ी सी मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंसेप्चुअल क्लास रहेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, तो आप जो है ना नोट्स बनाते चलिएगा, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड और आप देख लीजिए। अगर मैं कहीं पे भी बोल रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, अगर मैं कहीं पे भी बोलता हूँ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये हो गया कि इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी जगह ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई कर रखी है, जो भी जगह यहाँ पे ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। ठीक है ना, अब कुछ जगहें ऐसी थी जिनको ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई नहीं किया होता, जैसे कि हैदराबाद की निज़ाम ले लो आप। ठीक है ना, क्योंकि निज़ाम क्या करता था? वो किसके, अंग्रेजों के साथ में अपनी बातचीत बना करके रखता था और उनके वो काम करता था समय समय पर। ठीक है ना, तो ब्रिटिशों ने कभी उसकी वो जगह
कब्जाने की कोशिश की ही नहीं। जब उनका बिना कब्जाए काम हो रहा है तो वो क्यों कब्जाएंगे, ठीक है, वो क्यों उसको ऑक्यूपाई करेंगे, वो उसको। देखिए ब्रिटिशों का मेन एम क्या था, पहले मुझे बताइएगा। मैं ब्रिटिशों का मेन एम क्या था, ब्रिटिशों का मेन एम जो था वो था क्या, प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट था, बिजनेस था, ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस यही तो था ना। अब उसके साथ साथ में फिर वो क्या करके इंडिया के पॉलिटिकल मैटर में घुस गए। अब जब पॉलिटिकल मैटर में घुसेंगे फिर धीरे धीरे क्या आएगा, रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, राइट। तो ये वर्ड मैंने आपको बता दी, जहाँ भी मैं अगर आपके सामने बोलता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या, जो जो जगह ब्रिटिशों ने इंडिया में ऑक्यूपाई की है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी तक भी ब्रिटिश के कब्जे में नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि भूमि राजस्व बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको इन्होंने क्या काम किया था, इंडिया के अलग अलग जगह पर अप्लाई किया था, ठीक है ना। मतलब कि इंडिया की देखिए अभी तक क्या था कि जो कलाकार थे उनकी जॉब चली गई, यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है ना, क्या आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, राइट। अब फैक्ट्रीज जब आ गई वहां से तो फायदा आ ही रहा है। अब ब्रिटिशों को ये देखना है कि हमारे पास में अब और कौन कौन से रिसोर्स बचे हैं जहां से हम फायदा कमा सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ से तो ऑलरेडी इन्होंने किसको, जो आर्टिसन था उसको तो भेज दिया किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, ठीक है ना, किसको खेती करण के लिए भेज दिया, किसको, किसान। जो आपका कलाकार था जब उसकी जॉब चली गई वो जाके क्या करेगा, खेती तो करेगा ना, वो अपने खेतों में चला गया, बेचारा गांव में चला गया वापस और अपनी खेती करने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब भी जब देखा कि हमारा पैसा और कहाँ कहाँ से आ सकता है, उनके पास में जो लैंड है, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि हमें अब यहाँ से पैसा निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें फिर उन्होंने धीरे धीरे वो पॉलिसी लानी शुरू कर दिया, ठीक है ना, उस लैंड से भी पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रही, राइट। तो उन्होंने किसको, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को अलग अलग जगह पे अप्लाई किया और इंडिया की लैंड से पैसा कमाने के लिए किया था ये, ठीक है ना। और बोलते हैं अब लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो है वो आपकी कौन कौन लेकर के आए थे, वो मैं आप थोड़ा सा मोटा माटी सी 3 पॉइंट याद रखिएगा कि अगर लैंड रिवेन्यू पॉलिसी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आया था कि आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इससे पहले कैसे शुरू हुआ था वो भी हमें अभी बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री समझेंगे पूरी की पूरी। लेकिन आप यहाँ पर समझ करके चलिएगा, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसको कौन लेकर के आया था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, 1793 में। 1793 में क्या हुआ था, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना, याद है ना आपके, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1793 में। समझ आ रही है, ओके। तो 1793 में आपका कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस किसको लेकर के आए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लेकर के आए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम आया, ठीक है ना। इसको कौन लेकर आए, इसको लेकर आए थॉमस मुनरो। आपने बहुत बार मुनरो का नाम सुना होगा, लेकिन इनका फुल नेम थॉमस मुनरो है। और ये 1820 में क्या लेकर के आए थे, रियोतवारी सिस्टम लेकर के आए थे, ठीक है ना। अब रियोत क्या है, रियोत का मतलब चलिए ठीक है, जब मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा तभी इसको थोड़ा सा उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप समझ करके चलिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आया होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे कब, 1793 में। और रियोतवारी सिस्टम है आपका, वो कौन लेकर के आया, थॉमस मुनरो लेकर के आए 1820 में। और एक होता आपका महालवारी सिस्टम, ठीक है ना, महालवारी सिस्टम कौन लेकर के आए थे, आपका हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आए थे 1822 में। और ये सारे के सारे सिस्टम अलग अलग जगह पर अप्लाई हुए थे, ठीक है ना। तो वो समझेंगे अभी कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुए थे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप लिख करके चलिएगा, कौन कौन सा आपका, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी और महालवारी सिस्टम, तीनों सिस्टम आ गए आपके। और कब कब आए हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट लेके आया आपका कॉर्नवालिस 1793, रियोतवारी कौन सा, थॉमस रो लेकर के आए 1820, और महालवारी आपका लेकर के आए हॉल्ट मैकेंजी 1822 में, यानी कि 1822 में, राइट। ठीक है, इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेकर के आया था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे, ठीक है। कब लेकर के आए थे, 1793 में। देखिए मैं बार बार आपको डेट इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आपके यहीं पर वो चीज़ याद हो जाए, ओके। वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े ज़्यादा, आप बस इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, वही आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, सबसे पहले कहाँ इन्होंने अप्लाई किया, वो किया बंगाल और बिहार में, ठीक है ना। बंगाल और बिहार में सबसे पहले इन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद में फिर ये मद्रास और बनारस में भी इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। अब
इस सिस्टम का मतलब ये कैसे काम करता था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये इन्होंने लगाया था जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है ना। अब मुझे बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना ब्रिटिश इंडिया क्या है, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी जितनी भी इन्होंने जगह ऑक्यूपाई की थी उसकी सिर्फ 19% भाग पर ये क्या करते थे, ये सिस्टम इन्होंने लगाया, ठीक है। किस लिए? रिवेन्यू अर्न करने के लिए, ओके। जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उसमें से इन्होंने सिर्फ 19% पर ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को अप्लाई किया था, ठीक है ना। कितने? 19% भाग पर। और ये कब तक एप्लीकेबल रहा था? ये रहा था 1833 तक, ठीक है ना। 1833 के चार्टर एक्ट तक आया था, याद है ना। 1833 में क्या आया था आपका? चार्टर एक्ट आया था एक, ओके। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि ये कब से लेके कब तक चला। कब आया आपका? 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ओके। और कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार सबसे पहले, फिर उसके बाद में इन्होंने मद्रास और बनारस में कर दिया। फिर ये सिर्फ रिवेन्यू अर्न करते थे कहाँ से? ब्रिटिश इंडिया के 19% भाग से, ओके। और कब तक चला? 1833 तक चला, ठीक है। इतना समझ में आया आपका? ओके। अभी पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इसका भी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। मतलब कि स्टार्ट कैसे हुआ वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो बाद में आया, परमानेंट सेटलमेंट तो ये बाद में आया, लेकिन इससे भी पहले क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि 1772 में जो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम पे उनके अंडर में क्या था? बंगाल वाला एरिया उनके अंडर में था, ठीक है ना। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। अब उनके अंडर में जो जगह थी उस टाइम पे उन्होंने देखा कि मेरे अंडर में ये जगह आ रही है सारी की सारी। अब वहाँ की जो ज़मीन थी, ठीक है ना, वहाँ की जो लैंड थी, उन्होंने क्या काम किया? अब उस लैंड को वो चाह रहे थे कि उस लैंड से वो क्या कमा सके? पैसा कमा सके, फ़ायदा कमा सके, राइट। तो उन्होंने उस ज़मीन के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। पार्ट्स मतलब ऐसे नहीं कि उसको कुदाल फावड़ा लेके खोद दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैप में उसको पार्ट किया उसका ज़मीन का, और बोला कि मैं अब इन पार्ट्स को क्या करूँगा? डिवाइड करके इनका बिट्स लगाऊंगा, यानी कि इनकी बोली लगाऊंगा। और किनके सामने बोली लगेगी? जो आपके बड़े बड़े कौन है? ज़मींदार लोग हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े आपके ज़मींदार लोग हैं, स्टार्ट बिडिंग विद ज़मींदार, ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, सबसे ज़्यादा हमें रिवेन्यू जनरेट करके देगा, हम उसको वो लैंड या फिर इतना भूमि का पार्ट दे देंगे, ठीक है। वो उस पार्ट से हमें क्या रिवेन्यू जनरेट करके देगा, राइट। तो ये था बेसिकली सिस्टम, ठीक है। तो आते थे, अब जमींदार आए बढ़िया अच्छे खासे पैसे वाले। अब इन्होंने क्या काम किया? बोला कि अब तुम हमें बताओ कि ये इतना पार्ट है, सपोज दैट कि 100 गज की ज़मीन है, ठीक है ना, या फिर 100 बीघा की ज़मीन है। आप हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा ज़मींदार हमें इतने रुपए जनरेट करके देगा, या फिर कौन सा। आप सपोज दैट कि 5 रुपये से बोली शुरू होती है, किसी ने कहा कि मैं 10 रुपये आपको यहाँ से एक साल में कमा करके दूंगा, किसी ने 15 बोला, किसी ने 50 बोला। ऐसे करते करते जिसने हाईएस्ट बेट लगाई, ठीक है ना, तो वो ज़मीन का टुकड़ा उसके अंडर में आ गया। यानी कि उस ज़मीन के टुकड़े का अभी तक अधिकार किसको दे दिया गया? उस ज़मींदार को दे दिया गया। अब वो ज़मींदार जितने पैसे उसने बोले हैं हर साल उतने पैसे किसको देगा? ब्रिटिशों को देगा, ठीक है ना, ब्रिटिशों को देगा, राइट। और बाकी का जो मुनाफा है वो अपने आप कमा ले, हमें तो सिर्फ इतना पैसा चाहिए जितने उसने बोले हैं, ठीक है ना। जितने की उसने बिड जीती है, जितने की उसने बोली लगाई है, बोली उसने जीती है, उतने पैसे किसको? सपोज दैट कि उसने 500 रुपये में आकर के क्या बोली छुड़ाई ज़मीन की, ठीक है। तो वो ब्रिटिशों को हर साल जितने भी टाइम के लिए उसने बोला होगा, राइट, तो उतने पैसे वो किसको देगा? ब्रिटिशों को देगा, ठीक है। अब वो उस ज़मीन से 1000 कमाए या 1500 कमाए, वो किसके ऊपर है? वो ज़मींदार के ऊपर है, राइट। उसको तो सिर्फ 500 देने, चाहे वो कैसे भी करके दे। समझ में आ रही है ना? ज़्यादा बिड लगाने वाला जो बंदा है वो उसको जीत जाता था, और उसको वो जो ज़मीन है वो 5 साल के लिए अलाउट होती थी, ठीक है ना, 5 ईयर के लिए। अब 5 साल तक वो क्या देगा? उनको 500 रुपये देता रहेगा उस ज़मीन के। मैंने सिर्फ एक आइडिया ऐसे बताया है, 500 नहीं देगा, क्या पता उस टाइम पे क्या था सिस्टम, ठीक है। अब इसमें इशू आने लगा कि 5 साल तक, मतलब कि ज़मींदार बोलता था कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रिवेन्यू वहाँ से अर्न नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कभी वो दे भी नहीं पाता था, राइट। तो प्रॉब्लम आने लगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए यार ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने इशू फेस किया ये वाला, और इशू फेस करने के बाद में उन्होंने क्या काम किया? टाइम जो था वो रिड्यूस कर दिया, वो 1 साल के लिए कर दिया अब, ठीक है। अब जो बोली लगेगी और जो उनको ज़मीन अलॉट होगी वो सिर्फ 1 साल के लिए होगी, ठीक है।
समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम है वो बाद में आया, कब आया? 1793 में, ठीक है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ कब? 1772 की, किसके? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये सिस्टम चला। अब आगे चल करके जब कौन आए आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ पे हेस्टिंग जो चला रहे हैं ये सिस्टम इतना ठीक नहीं है। फिर इसने इसको रिफॉर्म किया और रिफॉर्म करने के बाद में ये लेकर के आया क्या? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और उसने फिर ये सारे काम किए, ठीक है ना। अब ये क्या था, इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझ लेते हैं गहराई से। इतनी यहाँ तक की बात समझ में आई ना आपकी? यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने की और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। चलिए जी, अब ये जो बात जो है आपके समझ में आ गई अच्छे से कि आप परमानेंट सेटलमेंट क्या था। 19% भाग पर क्या हो रही थी, यहाँ से क्या हो रहा था? रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा था, किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें 3 लोग थे। एक तो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और एक था आपका जमींदार जिसको वो जमीन अलॉट हो रही थी। कैसे हो रही थी अभी बताऊंगा, ठीक है। परमानेंट वो तो देखिए, जो भी मैंने बात बताई वो सारी की सारी किसके अबाउट में बताई है? जो आपके कौन? वॉरेन हेस्टिंग लेकर के आए थे, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग क्या करते थे? उसमें बोली लगाते थे और उसको जमींदार को क्या करते थे? जमीन अलॉट कर देते थे। कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए की थी, फिर रिड्यूस कर दिया टाइम, ठीक है, फिर वो 1 साल के लिए रह गई। ये सब किसके समय में चलता था? वॉरेन हेस्टिंग के, राइट। फिर रिफॉर्म करके कौन? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो लेकर के आए क्या? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या चल रहा है वो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि परमानेंट सेटलमेंट 3 पार्ट है आपके। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एक जमींदार है जिसको वो जमीन अलॉट हो रही है, और जमींदार के अलावा कौन? किसान, पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है ना। पीजेंट कहाँ से आया? पीजेंट यहाँ से आया, देखिए, जो जमीन जमींदार को मिली है, ठीक है, तो वो खुद तो वहाँ पे खेती करेगा नहीं, तो जो जमीन वहाँ पर जो किसान वहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है ना। उनको बोलेंगे कि आप लोग हमें काम करो। भाई ब्रिटिशों का मतलब है जमींदार से, ब्रिटिशों ने जमीन दी है, ब्रिटिशों ने जो जमीन दी है वो जमींदार को दी है, ठीक है, तो वो तो उनके साथ में रिवेन्यू अर्न करेंगे, ठीक है। अब जमींदार किसानों के साथ में कैसे कर रहा है वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ब्रिटिशों ने बोला, आपने थोड़ा सा सिस्टम समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये समझ लिया ना कि तो समझ लीजिए कि आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पूरा समझ लिया, ठीक है। देखिए, ब्रिटिशों ने किसको बोला? ब्रिटिशों ने जमींदार को बोला, सॉरी, ब्रिटिशों ने बोला किसको? जमींदार को, कि जमींदार साहब आप एक काम करो, आपको हम ये ज़मीन जो दे रहे हैं, जो ज़मीन आपको ये अलॉट की गई है, ठीक है, इस ज़मीन को आप क्या करोगे? किसानों को दोगे, बट से 100% टैक्स वसूल करो, कैसे भी करो हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी आप यहाँ से वसूल करोगे, जितना भी, ये नहीं बोला कि कितना करोगे, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं किया गया कि आप यहाँ से 500 रुपये लो या फिर 1000 रुपये लो, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, ठीक है। उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से अर्न करते हो उसका आप हमें यहाँ से कितना दोगे? 91% आप हमें दे दोगे, ठीक है, 91% आप हमें दे दोगे ब्रिटिशों को, और उस 91% के बाद में बचता कितना? 9% वो आप खुद रखोगे, ठीक है। तो ये सिस्टम था। ये किसने? ब्रिटिशों ने जमींदार को हक दे दिया कि वो किसानों से 100% लेगा। अब वो 100% में कितना आ रहा है ये कंफर्म नहीं किया गया, राइट। इस बात का फायदा कौन उठाता है? आपका जमींदार उठाता है। कैसे? वो समझा देता हूँ। इस बात का फायदा ऐसे उठाता है जमींदार कि जब ब्रिटिश ने कंफर्म ही नहीं किया कि कितना लेना है, तो जमींदार तो यहाँ पे क्या करेगा? कितना भी दिखा सकते हैं यहाँ पे अमाउंट। सपोज दैट कि उसने यहाँ से 1000 रुपये लिए किसानों से, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि सर मेरे पास तो 200 रुपये आए हैं, ठीक है। अब 200 का 91% दे दे, तो 200 का 91% किसको पे करेगा? ब्रिटिशों को। ब्रिटिशों ने ये नहीं पूछा कि वहाँ से एक्चुअल में क्या 200 रुपये आए थे, बस जमींदार के ऊपर भरोसा था, वही आप कह सकते हो, ठीक है। उसने यहाँ से 1000 रुपये लिए किसानों से, यहाँ पे इनको 200 दिखाए, 200 का भी 91% उनको दे दिया, और बाकी इसमें से भी 9% अपने पास में रखा, और जो बाकी का 800 था वो तो पूरा अपने पेट में उतार ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाया वो कमाया किसने? जमींदार ने, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसलिए फेल हुआ था, राइट। अब यहाँ पे मर कौन रहा है? देखिए, ब्रिटिशों को तो एक अपना फिक्स अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। फिक्स अमाउंट कैसे? कि उसने यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट बता दी, किसने? जमींदार ने, कि जी मैंने तो 200 कमाए, उसका 91% आपने उसको दे दिया, तो उनको तो फिक्स अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना। उनको तो फिक्स अमाउंट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ले कितना रहा था? 1000 ले रहा था, कभी 800, कभी 1200, जैसे देख रहा कि फसल बढ़िया हो रही है उस हिसाब से वो टैक्स लगाता था,
क्योंकि टैक्स के राइट तो ब्रिटिशर ने उसको दे दिए थे ना, राइट। वो ज़मीन जो थी, जो उन्होंने दी थी उसको, किसको, ज़मींदार को, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए भी बताऊंगा ऊपर, ठीक है। तो वो उस हिसाब से काम करेगा। अब अपने अकॉर्डिंगली वो टैक्स वसूल रहा है, अपने अकॉर्डिंगली वो ब्रिटिशों को दे रहा है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पे किसका हो रहा है? जो फ़ायदे में है वो है यहाँ पे ज़मींदार, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा फेस किया, क्योंकि खून तो यहाँ पे किसका, किसानों का चुस रहा है ना, ठीक है। चाहे फसल अच्छी हो या बुरी हो, ज़मींदार को देखना था कि हाँ इस साल फसल अच्छी हुई है तो ठीक है, मैं इतना टैक्स लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे इतना बताना ही है, तो यहाँ पे तो फ़ायदे में चल रहा है अभी ज़मींदार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम जान लेते, प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, अब क्या होता था कि कभी कभी तो फसल अच्छी हो जाती थी, ठीक है, कभी कभी फसल अच्छी हो गई, जो क्रॉप है आपकी वो अच्छी हो गई, ठीक है, तो गुड वे में चली गई, तो उसी साल वो अपना टैक्स बढ़ा देता था, कौन, ज़मींदार, ठीक है। ब्रिटिश को तो उसको क्या देना है, फिक्स अमाउंट देना है, राइट। पीजेंट यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं कि चाहे फसल अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, ये तो ज़मींदार में मारेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता था कि फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे कहता था कि नहीं भाई मुझे तो, क्योंकि यहाँ तो 91% भेजना ही है ना। अब उसको तो आदत हो चुकी है कि मुझे यहाँ से अगर किसी को 800 रुपये मिलने लग जाएं और अगले साल वो बोले कि नहीं सरकार, किसान बोलने लगे कि हमें तो 300 रुपये हुआ है इस बार, ठीक है, तो यहाँ तो अब ब्रिटिश भी सोच रहे हैं कि यार इस साल हमें अगर पिछली बार 500 रुपये मिले सपोज दैट 91% के हिसाब से, तो इस साल भी हमें 500 रुपये आने चाहिए, फिर ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। तो ज़मींदार को यहाँ भी इनको देने थे पूरी अमाउंट, ताकि इनको कोई शक ना हो, ठीक है, और अपना भी पेट फुलाना था। तो वो इनके ऊपर प्रेशर बनाता था कि फसल चाहे बेकार हो या अच्छी हो, मुझे तो इतना तुमसे चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ज़मींदार अल्टीमेटली इनके ऊपर प्रेशर बनाता था, किसके, किसानों के ऊपर। अब इस प्रेशर को नहीं झेल पाते थे बहुत सारे किसान, सफ़र करते थे। अब उस टाइम पे एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ये था मनी लेंडर। अब मनी लेंडर क्या है? मनी लेंडर वो इंसान है, यहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ था मनी लेंडर, जो क्या कर रहा था उस टाइम पे, किसानों की क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। मदद क्या, उनको खा रहा था, बताऊँ कैसे, ठीक है। ये मनी लेंडर है यहाँ पे, ठीक है, ये किसानों की मदद करने के लिए बैठा हो। किसान क्या करते थे कि उनको टैक्स तो भरना ही था भाई, किसको, ज़मींदार को, ज़मींदार तो लगाया जा रहा है। जिस साल फसल अच्छी नहीं हुई उस साल भी उन लोगों को, किसको, किसानों को इतना ही टैक्स पे करना है। तो वो क्या करते थे, इस मनी लेंडर के पास जाते थे और इससे क्या लेते थे, पैसा। थोड़ा क्लीन कर दो क्या, हाँ। तो किसान क्या करते थे, मनी लेंडर के पास में आते थे और पैसा जो है वो किस पे लेते थे, आपके इंटरेस्ट पे उठाते थे, किस पे, ब्याज पे, ठीक है ना। पैसा ब्याज पर उठाया और किसके पेट में उतार दिया, ज़मींदार के। ज़मींदार यहाँ पे उसका कितना दे रहा है, उसका भी बल्कि आधे का 91% यहाँ दे रहा है और खुद अपना पेट फुलाया जा रहा है, समझ रहे हो, अपना पेट भर रहा है ये। पेट कौन फोड़ रहा है अपना, किसान, क्योंकि किसान अब यहाँ पे ब्याज में पैसे उठा करके ज़मींदार को दे रहा है, ठीक है। अब इसका एक तो उसका मूल देना है जो असल है, और ऊपर से उसका ब्याज भी देना है और इधर भी देना है। तो किसान अब दो तरीके से फंसा है यहाँ पे, ठीक है ना, एक तो मनी लेंडर के साथ में और इनके साथ में। अब मनी लेंडर इनको पैसा कैसे दे रहा था भाई, उन्होंने भी तो, भाई मनी लेंडर उनको पैसा क्यों देगा, किस, क्या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ये थी कि जो पीजेंट के पास में थी ज़मीन जिसको अलॉट हुई थी, ठीक है ना, वो ज़मीन उनके पास में गिरवी रख रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपनी ज़मीन जो है जिसको आप काम कर रहे हो भाई मेरे पास गिरवी रखो, उसके ऊपर पैसा ले लो, ठीक है, जैसे आप मेरा पैसा वापस लौटा दोगे ब्याज के साथ में, अपनी ज़मीन वापस ले लेना। अब किसान के पास में इतना पैसा कहाँ से आया, वो तो बेचारा पहले से ही यहाँ दे के मर रहा है, ठीक है। अब किसान सिर्फ फसल के ऊपर निर्भर था कि फसल कैसी होनी है, और अगर फसल अच्छी हो रही है तो वो इधर भी देगा और इधर भी देगा, खुद सिर्फ 2 रोटी अपनी खा सकता है और कुछ नहीं, समझ रहे हो। यही काम आज भी हो रहा है दोस्तों, किसमें, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना जॉब करने के लिए, तो जॉब करने में क्या होता है कि जो लोग बैठे होते हैं ना, मैनेजर लोग, ठीक है, वो किसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, लेबर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। लेबर इन द सेंस कि जो ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते हैं ना, जो 20-20 हज़ार में, 15-15 हज़ार में हायर किए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम प्रेशर बनाते हैं कि तू दे भाई हमें, तो यहाँ पे ऑर्डर कर, हमें नहीं पता भाई, मैंने खुद काम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर कर करके इसकी दही हो जाती है दिमाग की, किसकी, एम्प्लॉय की, वो सिर्फ 15,000 रुपये ले रहा है, इनको परसेंटेज मिलती है कि तुम्हारे पास, अच्छा एक एम्प्लॉय से मैंने इतना लिया है, दूसरे एम्प्लॉय से इतना, ठीक है ना, उसकी अंडर में जो टीम लीडर होता है उसको उसके हिसाब से कमीशन मिलती है, ठीक है। और पेट फुल आता है कौन, जो यहाँ पे होता है सीनियर मैनेजर, ठीक है। फिर ऊपर जो इनके ऑनर होते हैं वो लोग मजे ले रहे होते हैं,
ठीक है, तो ऐसा चलता है आज भी सिस्टम, ये सिस्टम आज भी फॉलो हो रहा है भाई, पुराने सीखे हुए हैं सब चीज़। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कौन यहाँ पे लॉस में जा रहा है? किसान जा रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश को क्या मिल रहा है? फिक्स अमाउंट मिल रही है। क्या? फिक्स अमाउंट। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, समझ रहे हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर ने जो लैंड दी है किसको? जो लैंड अलॉट की है जमींदार को, आप एक तो उसको मालिक कहलाओगे, लैंड ओनर कहलाओगे। ठीक, दूसरी बात आपके पास में हेरिडिटरी राइट्स रहेंगे। हेरिडिटरी राइट्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से जिस किसान को वो जिस जमींदार को वो ज़मीन अलॉट हुई है, जिस जमींदार को वो ज़मीन जो है वो अलॉट हुई है, अगर वो मर जाता है, ठीक है ना, तो उसके जो बच्चे हैं वो अब उस ज़मीन को एज ए जमींदार की हैसियत से संभालेंगे और आगे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर वो मर गया तो उसका वो जो राइट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो वो राइट मिले हुए थे कि अगर मेरी डेथ भी हो जाती है सपोज दैट उसमें ज़मींदार की, तो उसके बच्चे वो लोग वो काम को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? एक तो लैंड ओनर उसको बना दिया, ऊपर से उसको हेरिडिटरी राइट्स दे दिए, और दूसरी बात क्या कि वो उस ज़मीन को कैन ट्रांसफ़र भी कर सकता है, किसी और को भी दे सकता है अपने हिसाब से। ठीक है ना, और उसको बेच भी सकता है ज़मीन को। कौन? जमींदार। ठीक है ना, लेकिन जो रिवेन्यू था वो फिक्स था, रिवेन्यू फिक्स रहेगा। आप हमें 91% ही दोगे, कुछ ही करो ज़मीन का, हमें नहीं पता। जमींदार को बोल दिया कि हमें नहीं पता, तू कुछ भी कर, ठीक है, हमें तो 91% देता रहे। और ये जो टर्नओवर देते थे किसको? जमींदार को, 10 साल के लिए देते थे। पहले कितने साल के लिए था? जब वारेन हेस्टिंग के टाइम पे कितने साल का आ रहा था? 5 साल का। उसने रिड्यूस करके कितने साल का कर दिया? 1 साल का। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ रहा है, ठीक है ना, अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, उसमें कितने साल का कर दिया? 10 साल का कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलिए। अब वारेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस जी ने किसको 10 साल के लिए इसको फिक्स कर दिया, और ये भी बोला गया कि अगर आप हमें ये 91% देने में फेल होते हो तो ये लैंड आपसे ले ली जाएगी और किसी न्यू जमींदार को अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप हमें ये जो रिवेन्यू है 91% ये देने में फेल होते हो, वो फेल कहाँ से होगा? वो तो फेल हो ही नहीं सकता था ना, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहा था भाई। लेकिन फिर भी ये कंडीशन थी किसकी? ब्रिटिशों की, कि अगर आप हमें ये 91% देने में फेल होते हो तो ये ज़मीन आपसे ले ली जाएगी, ये हक आपसे ले लिया जाएगा, और ये किसी और नए ज़मींदार को अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, डन। ठीक है, तो अब ये बोल दिया गया कि अगर वो बंदा क्या कि ये 91% देने में फेल होता है, ठीक है, पहली बात तो फेल होगा नहीं, अगर होता है, होते भी थे बहुत सारे, ठीक है, तो उससे वो चीज़ ले ली जाएगी, उससे वो राइट्स ले लिए जाएंगे, और नए लैंडलॉर्ड को वो ज़मीन जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम चला। अब इसमें एक अनदर प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज दैट कि उन्होंने वो ज़मीन पिछले वाले ज़मींदार से ले ली, ठीक है, इस वाले ज़मींदार से ली और नए वाले ज़मींदार को, न्यू ज़मींदार को अलॉट कर दी। अब न्यू ज़मींदार कौन होता था? वो कभी कभी उस जगह का होता ही नहीं था जिस जगह पे सपोज दैट कि ये ज़मीन यहाँ की है, ठीक है, तो ज़मींदार कोई यहाँ का है, तो इसको अलॉट कर दिया कि ठीक है, तू भाई, ब्रिटिश ने बोला कि एक काम कर, तू ये वाली ज़मीन संभाल हमारी, ठीक है, और हमें 91% देते रहे। ठीक है, अब ये जो नया ज़मींदार है, इस ज़मींदार के पास में, क्योंकि बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बिजनेस कैसे कर रहा था बताऊंगा, अभी चेन सिस्टम चलेगा पूरा का पूरा। इस ज़मींदार ने, उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके थे, समझ किए थे वो चीज़ें, ठीक है ना, वो भी ब्रिटिश के साथ में खेल रहे थे अब, राइट। तो ये जो नया ज़मींदार और भी ज़्यादा बिजनेस करता था, अलग अलग बिजनेस करता था भाई ये, ठीक है ना, ये नया ज़मींदार और भी ज़्यादा बिजनेस कर रहा था। इसने क्या काम किया, इनसे बोला ठीक है जी मैं देख लूंगा। ओके, किसको बोला? ब्रिटिशों को। न्यू ज़मींदार ने किसको बोला? ब्रिटिशों को बोला ठीक है, मैं इस ज़मीन को ले लेता हूँ और आपको समय पर टैक्स मिलता रहेगा 91% का। ठीक है, अब इस जो नया ज़मींदार है इसने क्या कर रखे हैं? अपने अदर बिजनेस चला रखे हैं, ठीक है, अदर बिजनेस चला रखे हैं, वो कैसे बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म शुरू हो जाएगी, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो वहाँ का नहीं है, वो वहाँ आता भी नहीं है, ठीक है, बस उसको तो टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं? सपोज दैट कि ये मेन जमींदार है, ठीक है, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, अब इसने ब्रिटिशों से वो ले लिए राइट्स, ब्रिटिशों ने इसको राइट्स दिए कि ठीक है तो यहाँ से हमें टैक्स वसूल करके दे 91% का, ठीक है, पुराने वाला आदमी हमारा ठीक काम नहीं कर रहा था। इस मेन जमींदार ने क्या काम किया? किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट किया अपनी जगह पर, कि बोला कि देख भाई मेरे को 9% मिलता है, ठीक है, तो एक काम कर, तू मेरे को 5% दे, बाकी के 4% तू कमा, ठीक है, बाकी के 4% तू कमा, और भाई मुझे टाइम पर टैक्स देता रहे,
ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फ्री हो गया, फ्री के 5% कमा रहे हैं ना, इसको सिर्फ क्या करना है, हिसाब किताब देना है किसको, ब्रिटिशों को। ये मेन बंदा है कौन, ये मेन जमींदार है आपका, राइट। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेन जमींदार है ये वाला, ठीक है। अब ये जो अपॉइंट हुआ है ये 4% पे हुआ है, इसने क्या काम किया, ये भी बिजनेस कर रहा है भाई। इसने क्या काम किया, किसी तीसरे बंदे को अपॉइंट किया यहाँ पे, यानी कि इसने भी सेकंड बंदे को अपॉइंट किया और बोला देख भाई मेरे को 4 मिल रहा है, तो एक काम कर, तू मेरे को 3 दे, तू यहाँ पे सॉरी तू मेरे को 2% दे दे और 2% तू कमा, ठीक है। अब ये भी बिजनेस कर रहा है, इसने यहाँ पे इसको 1% पे दे दिया, फिर इसने इस पे यहाँ को क्या दे दिया, बोलिए कि 1.8% तू कमा और बाकी का मुझे दे दे भाई। फिर ऐसे करते करते चेन सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनसे जो टैक्स वसूली करेगा वो यहाँ पे ये थर्ड ये फोर्थ पार्टी वाला करेगा, समझ रहे हो। जो किसानों से वसूली करेगा उससे ये वाला जो मेन लैंडलॉर्ड है वो तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बाबूजी बन गए हैं, ठीक है। अब यहां से जो फोर्थ पार्टी वाला है ये इसका खून चूसेगा, वो क्यों चूसेगा भाई, क्योंकि इसको भी देना है, ठीक है ना। अब ये फिर आगे बढ़ाएंगे तब जाकर के वो किस तक पहुंचेगा, ब्रिटिश तक पहुंचेगा। ब्रिटिश तक कितना ही पहुंचेगा जितना वो यहां से चलाएगा। अगर ये बंदा यहाँ पे जो थर्ड बिल्कुल लास्ट वाला बंदा पकड़ लो आप, ठीक है, जो 5th या 7th नंबर का है, इस बंदे ने यहाँ से कितने कमाए, 1000 कमाए, तो ये ऊपर जाते जाते कितने भेज रहा है, यहाँ पे सपोज दैट कि ये 300 ही भेज रहा है, तो ये इसका 300 में से भी देगा और फिर इसको भी ऊपर देने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायदा है कौन कमा रहा है, ये सबसे लास्ट वाले बंदे कमा रहे हैं, और इस लास्ट वाले बंदे से पूरी की पूरी चेन सिस्टम चल रही है, ठीक है। अब ये पूरा चेन सिस्टम को चला कौन रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, वो किसानों की वजह से चल रहा है, ठीक है ना। तो किसानों को यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, ठीक है। अब किसान इसी टैक्स को भरने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता था, अब ये भी भाई पावर में, क्योंकि पावर किसने दी है, ऊपर वालों ने दी है ना, इस मेन जमींदार ने इनको पावर दी, इसने इसको दिए, इसने इसको दिए, तो ये किसके डंडा करेगा, किसानों को डंडा करेगा। किसान कहाँ से आएगा, चाहे फसल उसकी बढ़िया हो चाहे घटिया हो, ये तो बनाएगा ही बनाएगा प्रेशर। और इसी वजह से किसान क्या करेगा, किससे, मनी लेंडर से पैसा उठाएगा, किस पर, ब्याज पर, और ब्याज पर पैसा उठा करके वो मनी लेंडर को भी भरेगा और इन भाई साहब का भी पेट भरेगा, समझ रहे हो, कि वो अब इनका भी पेट भरेगा और इसका भी पेट भरेगा। अब बीच में सिर्फ 2 रोटी खाएगा मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है। जितना कमा रहा है वो सारा का सारा दे रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहां पे ये समझ सकते हो, आप यहां पे इतना समझ सकते हो, देखिए जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनको मैं मानता हूं यहां पे बेवकूफ़ क्या, वो भी, उनको भी देखिए कुछ खास काम करना, उनके अंडर में बहुत चीज़ें चल रही थी ऑलरेडी, वो इतना दिमाग फालतू ग्राउंड लेवल पे नहीं लगा रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है हमने ज़मींदार अलॉट कर दी, वो अपना आप देख लेगा काम। अब ज़मींदार कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो ब्रिटिशों को एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़मींदार जो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ठीक है ना। जो ज़मींदार है आपका वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब इसने भी यहाँ पे चेन सिस्टम चला दिया पूरा का पूरा, ओके। और अब जो पीजेंट है, जो किसान है आपका, वो क्या कर रहा है, वो मर रहा है। अगर वो टाइम पर ना तो किसको, मनी लेंडर को पैसा दे पा रहा है, उसका ब्याज चुका पा रहा है, और ना इनको पैसे दे पा रहा है, सॉरी जो किसान है वो ना तो जमींदार को पैसा दे पा रहा है और ना ही किसको दे पा रहा है, ना जमींदार को और ना ही मनी लेंडर को। तो वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन बेचारा क्या बेच के मरेगा क्या, ठीक है। अपनी ज़मीन बेच के क्या करेगा, मरेगा। वो भी ज़मीन भी बस नाम की ही उसके पास में, और कुछ भी नहीं है, सारे जो अधिकार है वो ज़मींदार के पास में ही रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से किसान मरते थे और किसान बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, किसके ऊपर, ब्रिटिशों के ऊपर। अल्टीमेटली गुस्सा किसके ऊपर निकलता था, ब्रिटिशों के ऊपर। ये क्या बोलते थे कि हमें तो ब्रिटिशों ने बोला भाई हमारा क्या जा रहा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पाक साफ रहते थे। नाम किसका खराब हो रहा है, ब्रिटिशों का, ठीक है। काम मजे कौन ले रहा है, जमींदार ले रहे हैं, और ये सारे जो अदर लोग इन्होंने जोड़े वो सब के सब ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो जमींदार है वो यहाँ पे मजे ले रहे हैं। तो ये था आपका प्रॉपरली क्या, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। प्रॉपरली मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम समझाने की कोशिश की है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था क्या, वो ये सब था। आई होप कि आपको सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे, और अगर आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए हैं तो जो आपका रियायतवारी सिस्टम रह रहा है, ठीक है ना, रियायतवारी सिस्टम और एक आपका महलवारी सिस्टम, ये दोनों के दोनों में एक साथ ही एक लेक्चर में कवर कर लूँगा, छोटा सा लेक्चर ले लेंगे उसका, ओके। और वहाँ पे इसको अच्छे से डीपेस्ट तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कवर करूँगा थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा समझ में भी नहीं आ पाएगा, राइट, ठीक है। तो आपका रियायतवारी और महलवारी रह गया है, तो इसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।